गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। राधे राधे, राधे राधे, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। फाइनली हम दोबारा से नए सिरे से सब कुछ रीस्टार्ट कर रहे हैं, सब कुछ नए सिरे से दोबारा चलेगा, है ना। तो और माँ शारदे की कृपा हम लोगों पे बनी रहे, यूं ही हमारा कारवां यूं ही चलता रहे, हम लगातार मैथ्स को पढ़ते रहे, आनंदित होते रहे, आनंद में डूबते रहे और मजे लेते रहे। बस यही माँ शारदा से प्रार्थना है कि वो हमारे यही सुनते रहे, अपनी शरण में हमें जगह देती रहे। हे माँ शारदे, हे माँ शारदे, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, है ना। हे शारदे, स्कूल में प्रार्थना होती थी ना, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। उसमें एक अच्छी बात है, उसमें ये नहीं था कि आरपीएससी में सिलेक्शन करवा दे माँ, सेकंड ग्रेड लगवा दे माँ। उसमें ईमानदारी थी, एकदम प्योर ईमानदारी थी कि अज्ञानता से तार दे हमें माँ, क्योंकि अज्ञानता से बाहर निकाल देंगे तो सब हो जाएगा, है ना। उसमें कोई लालच नहीं था, उस प्रार्थना में बिल्कुल भी लालच नहीं था। तो उसमें बिल्कुल ईमानदारी थी कि बस अज्ञानता से बाहर निकाल दे माँ, बाकी सब सही हो जाएगा। बस वही प्रार्थना हम आज भी करेंगे भाई, बस अज्ञानता से बाहर निकाल दे, बाकी सब अच्छा ही अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं, आ जाओ सभी लोग माँ शारदे का वंदन करते हुए। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं शुरू से एकदम, वो है सबसे पहले टॉपिक से सेट्स एंड रिलेशन, समुच्चय एवं संबंध। ठीक है, पूरा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और आप लोग जो है ना, हाँ बिल्कुल आप लोग आइए, आराम से अच्छे से समझ में आएगा, इसकी मेरी जिम्मेदारी है, समझ में आने की मेरी जिम्मेदारी है, अच्छे से समझ में आने की जिम्मेदारी है। और मेरी तरफ से जो मेहनत है वो खूब सारी होगी, इसकी मेरी जिम्मेदारी है। बस आप लोग अपनी मेहनत अपनी ईमानदारी से जो है उसे करते रहिएगा, बस बस सब बढ़िया बढ़िया। तो जो सेट्स एंड रिलेशन है, आज हम इसका इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे और भूमिका बनाएंगे और शुरू से इसको समझेंगे कि क्यों हम सेट्स एंड रिलेशन को पढ़ने वाले हैं, ऐसा इससे हमें क्या मिलने वाला है, क्या हम जानने वाले हैं। और इस टॉपिक को जब हम पूरा करेंगे तो हम क्या जान पाएंगे या क्या हम जानने लायक हो जाएंगे। तो ये सब कुछ आज का लेक्चर रहेगा, इंट्रोडक्शन। तो देखिए, सबसे पहले सेट्स एंड रिलेशन के बारे में बात करें तो शुरुआत होती है समुच्चय से। समुच्चय क्या है? समुच्चय आपका दैनिक जीवन है ना। आपका दैनिक जीवन है, आपको याद होता है आप हमेशा दैनिक जीवन में एक परिभाषा बनाते रहते हैं कि ये मेरी क्लास का विद्यार्थी है, ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरे परिवार का सदस्य है। ये नॉर्मल डे बाय डे का आपका हिस्सा है कि ये मेरा सगा भाई है ना, ये मेरे राजस्थान का निवासी है, ये भारत का निवासी है। तो ये जो कहानियां हैं, ये लगातार हम डेली बुनते रहते हैं, प्रतिदिन हम लोग ये बुनते रहते हैं। ये मेरे परिवार का सदस्य है, इसका मतलब है कि आपने दो भाग बना लिए, एक जो आपके परिवार में आएगा, एक जो आपके परिवार से बाहर होगा। यानी आपने पूरे ब्रह्मांड को, उसमें जितने भी लोग हैं उसको दो भागों में बांट लिया। एक तो ये आपका परिवार जो इस दायरे में आएगा, जिसको आप परिवार कह रहे हैं, वो आपका परिवार का सदस्य कहलाएगा, और जो उस दायरे में नहीं है वो बाहर का सदस्य हो गया। तो आपने दो भाग बना लिए, परिवार का सदस्य और परिवार से बाहर का सदस्य। ऐसे आपने पड़ोस को भी तय किया, ये भी तो आपने तय किया ना, आप जहाँ रहते हैं वहां से आपने तय किया कि इतना इतना जो लोग हैं, इतने इतने जो लोग हैं वो हमारे पड़ोसी, तो वो हमारे पड़ोस के लोग हैं, तो हमने उनको पड़ोस कह दिया कि ये हमारे पड़ोसी हैं। इसके बाहर जो है वो पड़ोसी नहीं है, ये जो है ये पड़ोसी हैं, ये पड़ोसी हैं, ये पड़ोसी के बाहर है। ऐसे ही हमने देश बनाए, देश में क्या हुआ, यही हुआ, ये भारतीय हैं, इस सीमा के भीतर भीतर ये जो लोग हैं ये भारतीय हैं, और ये भारत के बाहर के लोग हैं। अमेरिका ने अपना देश बनाया, उन्होंने अपने तरीके से तय किया कि ये अमेरिकन है, इससे बाहर अमेरिकन नहीं है। तो ये मोटा मोटी जो चीज आप लोगों ने देखी कि यहाँ पे आप दो चीजें डिवाइड करते हैं, एक समुच्चय बना लेते हैं, संग्रह बना लेते हैं, कलेक्शन बना लेते हैं कि ये सदस्य मेरे परिवार के हैं और ये बाहर के। मतलब यू माने बाहर वालों को ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको, आपको तो सिर्फ ये बताना है कि आपके कलेक्शन में कौन कौन है, आपके कलेक्शन में कौन कौन, आप ये बता दीजिए, बाकी अपने आप ही बाहर वाले हो गए, बाकी अपने आप ही बाहर वाले हो गए, आपको तय करना है। लेकिन बड़ा मुश्किल होता है, ये आसान नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि परिवार में कौन कौन है आपके?
बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बोलने में आसान लग रहा है कि ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, लेकिन जब बात आती है उसको परिभाषित करने की, तो परिवार, तो आप फँस जाएँगे। किसको आप बोलेंगे कि कौन-सा मेंबर जो है वो परिवार का है या नहीं है? आपके मामे के बुआ का, चाचा का बेटा, वो आपका है या नहीं है? तो बड़े परेशान से हो जाएँगे ये तय कर पाने में कि परिवार है क्या? कह तो दिया, बोलने में अच्छा लगा। जैसे भारत सरकार है, पिछले 70 सालों से ये परेशान है ये तय करने में कि कौन भारतीय है और कौन भारतीय नहीं है। कौन भारतीय, दुनिया का हर देश इस बात से परेशान है, ये समझ पाने में कि कौन उसके देश का निवासी है और कौन नहीं है। इसलिए आप कभी भी देखिए, नागरिकता प्रमाण पत्र जब आप बनाने जाते हैं तो बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। आप आधार कार्ड बनवाइए, आप वोटर कार्ड बनाइए, आराम से बना देंगे। लेकिन जैसे नागरिकता प्रमाण पत्र बनाने जाएँगे, तो सरकार झंझट में आ जाती है कि कैसे तय करें कि ये नागरिक है या नहीं है। है ना? तो ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। जैसे मैंने कहा पड़ोसी, किसको आप कहाँ तक पड़ोसी बोलेंगे और किसको पड़ोसी नहीं बोलेंगे? कहाँ तक आप ये तय करेंगे कि ये मेरे पड़ोसी हैं और इसके जस्ट यहाँ के बाद वाला जो व्यक्ति है वो पड़ोसी नहीं है। बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये तय करना। तो ये बड़ा पेचीदा मामला बन जाता है ये तय करना कि पड़ोसी कहाँ तक हैं और किसके बाद पड़ोसी नहीं है। किसके बाद, कौन-सी सीमा के बाद पड़ोसी नहीं है। ऐसे परिवार, कौन-कौन मेंबर है जो परिवार के कहलाएँगे और कौन जो है परिवार का नहीं। कौन भारतीय है, कौन भारतीय नहीं है। इस तरीके से हम मामलों में फँस जाते हैं क्योंकि सही ढंग से ये तय कर पाना, ये गोला खींच पाना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन गोले के अंदर, गोले का अंदर का मतलब जो संग्रह आपने किया है, कि भई कौन संग्रह का मेंबर है और कौन संग्रह से बाहर है। आप कर क्या रहे हैं? आप एक संग्रह बना रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं। एक स संग्रह बना रहे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं, एक इकट्ठा कर रहे हैं कि ये कहलाएँगे और ये इसके बाहर वाले कहलाएँगे। इसे समझते हैं। इस कहानी को अच्छे से समझना, ठीक है? जैसे समुच्चय है। समुच्चय क्या है? जो आप डे बाय डे पर कर रहे हैं। सरल भाषा में एकदम सुपरिभाषित, सुपरिभाषित अवयवों का संग्रह। अवयव का मतलब आपके परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, आपके देश के नागरिक भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, संख्याएँ भी हो सकती है। इनको आपको संग्रह करना है। आपको संग्रह करना है, उनको आपको अपने पास रखना है। वो बस वही समुच्चय है। समुच्चय कुछ और नहीं, खाली संग्रह करने का नाम है। जैसे आपने परिवार के सदस्यों के नाम एक लिस्ट में लिख लीजिए, एक कागज़ लाइए और एक कागज़ में अपने परिवार के सदस्यों का नाम लिख लीजिए। बस वही संग्रह है, वही समुच्चय। लेकिन सोचिए, मामला फँसेगा कहाँ? शादी के कार्ड बाँटते याद आता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किसको कार्ड बाँटे, किसको नहीं बाँटे। ये भी आप लोगों ने कार्ड बाँटे हो शादी के, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किसको कार्ड दें और किसको नहीं दें, किसको आमंत्रित करें, किसको नहीं करें। ये फिर आप एक लिस्ट बनाते हैं, एक्स को कार्ड देना है, वाई को कार्ड देना है, ज़ेड को कार्ड देना है, लिस्ट बनाते हैं। कुछ नाम ऐड करते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, कुछ भूल जाते हैं, तो मुश्किल हुआ ना। लिस्ट बनाना क्या कर रहे हैं? आप उनका एक कलेक्शन कर रहे हैं कि किस-किस को शादी का कार्ड बाँटना है। ये जो कलेक्शन है, यही समुच्चय है। ये जो फाइनली आपने लिस्ट बना ली है, वही समुच्चय कि किस-किस को कार्ड बाँटना है, किस-किस को पड़ोसी कहना है, किस-किस को परिवार का सदस्य कहना है, किस-किस को क्लास का सदस्य कहना है। तो कई जगह ये मामला बहुत आसान भी हो जाता है, जैसे क्लास है, तो स्कूल आपकी क्लास सेट करके रख देती है कि ये बच्चे हैं, इतने बच्चे पढ़ते हैं, तो वो मामला बड़ा आसान होता है। लेकिन कई मामले बड़े उलझे हुए होते हैं, जैसे मैंने कहा कि देश की नागरिकता का मामला बहुत उलझा हुआ है क्योंकि बहुत से लोग बाहर से आते भी रहते हैं, जाते भी रहते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है ये पता पाना कि किसे भारतीय बोलेंगे, कोई भारतीय कैसे, कौन से मापदंड हो, कौन से नियम हो जिससे हम तय कर सकें कि ये भारतीय है और ये भारतीय नहीं है। मुश्किल होता चला जाता है, मामला जैसे-जैसे बढ़ता है, ये पेचीदा होता चला जाता है। ऐसा नहीं है कि हम कानून नहीं बनाते, हम नियम नहीं बनाते, हम नियम बनाते हैं। लेकिन नियमों में भी इतनी मजबूती नहीं है कि कई चीज़ों को डिफ़ाइन कर सकें। अब नियमों में क्या दिक्कत आती है, यहाँ परिभाषा जो है, यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने बहुत सिंपल परिभाषा दी है, सुपरिभाषित अवयवों का संग्रह। मतलब कहने का मतलब है आप सही ढंग से परिभाषित कर दीजिए कि आपका परिवार का सदस्य कौन-कौन है। लेकिन सुपरिभाषित करें कैसे? सुपरिभाषित कैसे करें कैसे? मैं अपने दादा या परदादा से ऊपर के लोगों को जानता ही नहीं हूँ, तो मैं कैसे बता दूँ कि मेरे परिवार में कौन-कौन लोग हैं? समझ रहे हैं? मामला फँस जाएगा।
मामला फंस जाएगा जिसे आप परिवार बोलने जा रहे हैं, जहां 2 पीढ़ियां आप जानते हैं, 2 पीढ़ी से ऊपर के लोगों को आप जानते भी नहीं है। तो आप कैसे बताएंगे कि आपका परिवार कौन-कौन है? कैसे परिभाषित करेंगे कि आपका परिवार, आप अगर ब्लड रिलेशन से बोल रहे हैं तो कैसे बताएँगे कौन-कौन आपके परिवार के सदस्य हैं? तो कई जगह पर ये मामला फँस जाता है, जिसे बोलना तो बहुत आसान है, क्या सुपरिभाषित कर दो, लेकिन सुपरिभाषित करना इतना आसान नहीं है। और ट्राई है तो करके देख लीजिए, बता दीजिए कि आपके परिवार के सदस्य कौन-कौन हैं? कौन-कौन है? तो आप वही बता पाएँगे जिनको आप देखते हैं या जिनकी शादियों में या प्रोग्राम में आप जाते रहते हैं या जिनसे फ़ोन पे बात होती है। वो परिवार नहीं है, परिवार उससे भी ज़्यादा है आपका। आपका परिवार उससे भी बड़ा है, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा पहचान पाना कि परिवार में कौन-कौन सदस्य है। तो ये जो मामला फँस जाता है वो है सुपरिभाषित होने का। आपको सीधा-सीधा ये है कि एक गोला बनाना है, ठीक है? एक गोला बनाना है, एक नियम बनाना है, 1 बना लो, 2 बना लो, 4 बना लो, 10 बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। नियम का मतलब कोई एक से नहीं है, आपको नियम बनाने हैं और एक-एक अवयव को लाना है, ये आपके सभी अवयव हैं। मतलब यूँ मान लीजिए पूरी मानव सभ्यता है, यहाँ पे पूरे दुनिया के लोग आ गए। अब आपने लोगों को एक नियम से गुजारा, नियम पास कर गया, तो आपने उसे अपने परिवार में शामिल कर लिया। लेकिन मुश्किल ये है कि वो नियम बने कैसे? मुश्किल ये है कि वो नियम बने कैसे? अगर वो पास कर गया, उस नियम को पास कर गया, तो आपने उसको परिवार में रख लिया, मतलब समुच्चय तैयार हो गया। और अगर नहीं पार कर पाया, तो आपने उसको छोड़ दिया, वो बाहर हो गया, वो आउटसाइडर हो गया, परिवार से बाहर हो गया। लेकिन मामला यहाँ तो बहुत आसान है कि भई पता चला, नियम पूरा किया, परिवार में रख लिया। क्वेश्चन यही कह रहा है, अवयवों का संग्रह, मतलब ये रहे अवयवों का संग्रह, हो गया। लेकिन अवयवों से संग्रह से पहले जो वर्ड आपने यूज़ किया है वो सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का मतलब है आप पहले एक परिभाषा देंगे कि कौन परिवार का सदस्य है और कौन नहीं है। कौन परिवार का सदस्य है और कौन नहीं है, इसकी परिभाषा आप देंगे। लेकिन मैंने कहा कि ये मामला बहुत पेचीदा है, परिभाषा देना आसान नहीं होता। चलो कुछ एग्ज़ाम्पल से देखते हैं, कहाँ अटकता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं वेल डिफाइंड। सुनने में अच्छा लगता है ना? सुनने में अच्छा लगता है। वेल डिफाइंड कि बस सही से बता दो, बस बेटा सही से बता दो, है ना? सरल भाषा में बोल दें, बेटा सरल से सही से बता दो। अब सही से बता दो, सही होता क्या है? ये तो कोई नहीं जानता। इतने महापुरुष पैदा हो गए, धरती पे चले गए, कोई भी आज तक नहीं जान पाया कि ये सही से होता क्या है? बोलने में अच्छा लगता है, बेटा सही से बता दो बस। वो सही से होता क्या है, ये तो खुद को ही नहीं पता हमें। तो जो मामला फँसता है, वो होता है वेल डिफाइंड पे। कैसे फँसता है? आइए बात करते हैं। तो कुछ एग्ज़ाम्पल से बात करता हूँ मैं। अगर आप सोचें, तो कई बार चीज़ें लगती हैं, शुरुआती दौर में आपको लगेगा कि हाँ, चीज़ें एकदम वेल डिफाइंड है। शुरुआती दौर में आपको लगेगा कि बहुत वेल डिफाइंड है। कुछ एग्ज़ाम्पल लेते हैं जिससे आपको ये चीज़ें समझ में आए कि मामला इतना आसान नहीं है। सबसे पहले लेते हैं एक सिंपल एग्ज़ाम्पल, लॉयर पैराडॉक्स। एक बार एक लॉयर होता है, उसके पास एक गरीब बच्चा आता है। ध्यान से सुनिएगा जिससे आपको कहानी समझ में आए कि एक बार एक लॉयर होता है, बड़ा फ़ेमस लॉयर होता है। उसके पास एक बच्चा आता है, जो कि लगभग 18 या 19 साल का होता है। वो आके लॉयर से बात करता है और कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं लॉयर बनना चाहता हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं लॉयर बनना चाहता हूँ। अगर आप मुझे ट्रेनिंग दे दें और मुझे लॉयर बना दें, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब मैं पहला केस जीतूँगा, तो मैं आपको पैसे दे दूँगा। जब मैं आप पहला केस जीतूँगा, तो पहला केस जीतते ही उसके जो पैसे आएँगे वो मैं आपको दे दूँगा। तो लॉयर कहता है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, हमारा ये पैक्ट हुआ, ये हमारा एग्रीमेंट हुआ कि भई मैं तुम्हें एलएलबी जो लॉयर है, जो लॉयर की ट्रेनिंग है वो मैं तुम्हें दूँगा और तुम जब अपना केस, पहला केस जब जीतोगे तो उसका जो भी अमाउंट आएगा वो तुम मुझे पे कर दोगे। तो बोलता ठीक है। अब देखिए बिल्कुल सिंपल है, किसी को कोई दिक्कत आ रही है इसमें? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी है इस बात में? कोई नहीं, सिंपल बात है कि भई मैं जीतूँगा, वो जैसे ही जीतेगा, जीतते ही वो अपना जो अमाउंट होगा, फर्स्ट अमाउंट होगा, वो लॉयर को एज़ अ ट्रेनिंग का जो चार्जेज़ है, उसको चुका देगा। तो यहाँ देखो परेशानी शुरुआती स्टेज में आपको कोई परेशानी नहीं लग रही। आपको लग रहा है सब कुछ वेल डिफाइंड है, सब कुछ परफेक्टली डिफाइंड है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वही चीज़ है, शुरुआत में जो चीज़ें बहुत सरल दिख रही होती है, वो आगे जाके कहीं न कहीं कई बार फँस जाती है। आगे होता क्या है?
कुछ समय बीतता है, उसको वो ट्रेनिंग करा देता है, ट्रेनिंग करा के वो लॉयर बन जाता है। लॉयर बनने के कुछ दिन बाद तक कोई भी पेमेंट वो नहीं देता, पैसे नहीं देता बच्चा, तो जो लॉयर होता है वो उसके ऊपर केस कर देता है कि भैया इसने मुझसे पैक्ट किया था और उसने मुझे पैसे नहीं दिए। कोर्ट में केस जाता है, जज सुनवाई करता है, जज सुनवाई करता है तो वो जो बच्चा होता है वो आता है, बोलता है जज साहब मुझे पैसा इनको नहीं देना पड़ेगा, अब मुझे इनको पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो जज साहब कहता है क्यों नहीं देना पड़ेगा? कि जैसा हमारा पैक्ट हुआ था कि जब मैं अपना पहला केस जीतूंगा तो मैं इनको पैसे दूंगा, जब मैं अपना पहला केस जीतूंगा तो मैं इनको पैसे दूंगा, ये मेरा पहला केस है। अगर इस केस में मैं जीत जाता हूँ, अगर इस केस में मैं जीत जाता हूँ तो मैं इनको पैसे क्यों दूं? क्योंकि पैसे देने के लिए ना, और मैं जीत गया, इसका मतलब पैसा नहीं देना, इसका मतलब मुझे पैसा नहीं देना। अच्छा, अगर मैं हार जाता हूँ, अगर मैं हार जाता हूँ तो भी मुझे पैसे नहीं देने, क्यों? क्योंकि मैं तो केस हार गया, मैं तो केस हार गया, ये मेरा पहला केस है, मैं केस हार गया। तो मैंने ये कहा था कि जब मैं जीतूंगा तब मैं पैसे दूंगा, जब मैं जीतूंगा तब मैं पैसे दूंगा, मैं तो हार गया, तो फिर बात किस बात के पैसे, फिर किस बात के पैसे? तो देखा बहुत सिंपल सा मामला था, लेकिन आगे जाके एक बड़े से कॉन्ट्राडिक्शन में फंस गया। सिंपल बात थी लेकिन आगे जाके कॉन्ट्राडिक्शन में फंस गई। तो जो आपको सरल से स्टेटमेंट लगते हैं कि बहुत सिंपल है, वो आगे जाके लॉजिकली एक दूसरे को क्रॉस करने लग जाते हैं, काटने लग जाते हैं। तो मामला फंसा, मामला फंस गया। तो ये है लॉयर पैराडॉक्स, जो कि शुरुआत में आपको लगता है कि एकदम क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, एकदम सुपरिभाषित है, बंदा ने एकदम सही बात कही कि भैया जीतूंगा पैसे दे दूंगा, और वो देखिए वहां जाके फंस गया। तो ये होता है लॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो जो शुरुआत में लगता है आपको कि प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे जाके फंस जाती है। चलो एक दूसरे और ट्राई करते हैं। एक और आता है एग्जाम्पल, जिसे कहते हैं बार्बर पैराडॉक्स। ये समझ में तो आ गया ना आपको? ये लॉयर पैराडॉक्स समझ में आ गया ना? ये लॉयर पैराडॉक्स समझ में आ गया आपको कि कहाँ दिक्कत है? जो आपको लगता है सिंपल है, लेकिन वो सिंपल नहीं होता। शुरुआत में जो आपको लग रहा है कि सरल है, दिखने में सुपरिभाषित है, सही से बता रहा है, एकदम सही है, क्या दिक्कत है? लेकिन दिक्कत आपको शुरू में समझ में नहीं आती, जब आगे जाके जब फंसते हैं ना मामले, तब समझ में आती है मामला कितना पेचीदा हो जाता है। तो चलो एक और लेते हैं, बार्बर पैराडॉक्स। एक बार एक राज्य होता है, उसके अंदर राजा का राज होता है, राजा राज करता है। तो वहां पे जनसंख्या जो होती है, उस पूरी जनसंख्या ऊपर सिर्फ एक ही नाई होता है, सिर्फ एक ही नाई होता है। तो इतनी सारी जनसंख्या के ऊपर जब एक नाई होता है, तो राजा जो है वो एक आदेश पारित करता है कि भाई अब नाई एक है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो राजा आदेश पारित करता है कि इस नाई से सिर्फ वही लोग शेव करवाएंगे, इस नाई से वही लोग शेव करवाएंगे जो अपनी शेव नहीं कर सकते, ताकि नाई के ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं आए। वरना एक नाई इतने सारों की शेव करेगा, नाई एक है, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो राजा ने एक आदेश निकाल दिया कि भाई इस पूरे इलाके के अंदर जितने भी लोग हैं, उनमें से केवल नाई से वही शेव करवाएगा, अपनी दाढ़ी से वही करवाएगा जो अपनी शेव करना नहीं जानता है। ठीक है ना? जो अपनी शेव करना नहीं जानता है वही सिर्फ इस नाई से शेव करवाएगा। तो लगता है बहुत सिंपल है, सही बात है, राजा ने आदेश दिया, बहुत सही दिया, क्योंकि ताकि नाई के ऊपर कोई बर्डन ना आए, कोई दबाव नहीं आए, वरना सारे लोग पहुंच जाएंगे तो नाई कितने की करेगा। तो इसलिए जरूरी है कि भाई जिसको खुद करनी आती है उसको खुद करने दो ना, जिसको खुद करनी आती है उसको खुद करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसे नहीं आती है वो नाई के पास चला जाए, तो इससे नाई पे बर्डन कम हो जाएगा। तो जिसे खुद आती है उसे खुद करना पड़ेगा, और जिसे खुद करनी नहीं आती है वो नाई के पास चला जाए, ताकि नाई पे बर्डन कम रहे। सुनने में ठीक लगा, सब कुछ बढ़िया लगा, लेकिन मामला फिर फंसेगा। कैसे फंसेगा? बहुत दिन बाद में नाई जो होता है वो राजा के पास जाता है, और राजा जी से कहता है, राजा जी आपका आदेश से मेरा बर्डन तो कम हुआ, लेकिन मैं कॉन्ट्राडिक्शन में फंस गया। बोला कैसे? कि अब मेरी खुद की जो दाढ़ी है उसका क्या करूं? बोला कैसे? बोला कि मुझे तो दाढ़ी करनी आती है, मुझे तो दाढ़ी करनी आती है, और जिसे अपनी दाढ़ी करनी आती है, ठीक है ना, जिसे अपनी दाढ़ी करनी आती है वो खुद कर सकता है। तो मैं अगर अपनी दाढ़ी करता हूँ तो मैं नाई भी हूँ, और आपने कहा था जिसको दाढ़ी करनी आती है वो नाई से दाढ़ी नहीं करवाएगा, जिसको दाढ़ी करनी आती है वो नाई से नहीं करवाएगा। तो अगर मैं खुद की दाढ़ी करता हूँ तो मैं ही नाई हूँ, और मैं अपनी खुद की दाढ़ी करूंगा तो आपका नियम टूट जाएगा, और नियम टूट जाएगा तो आप मुझे सजा दोगे। और अगर मैं दाढ़ी नहीं करता हूँ और नाई के पास जाता हूँ तो नाई मैं ही हूँ, और मैं फिर मेरी खुद की करता हूँ तो फिर वही कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। तो मेरी दाढ़ी कैसे करी, मेरी दाढ़ी कैसे होगी? क्योंकि मुझे मेरी दाढ़ी करनी आती है, और जिसे अपनी दाढ़ी करनी आती है वो नाई से करवा नहीं सकता, जिसे अपनी दाढ़ी करनी आती है वो नाई से करवा नहीं सकता, और जिसे नहीं करनी आती वो नाई से करवाएगा। तो
मुझे करनी आती है और मैं अपनी दाढ़ी करवाऊंगा तो मैं खुद ही नाई हूं, अगर मैं करूंगा तो आपका नियम टूट गया कि जिसे अपनी दाढ़ी करनी आती है वो नाई से नहीं करवाएगा। तो मैं क्या करूं, मेरी दाढ़ी कौन करेगा? तो दिखने में जो चीजें बहुत सिंपल होती है वो आगे जाके कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन में फंस जाती है। तो ये बार्बर पैराडॉक्स है जो समझाता है कि जो आपको बहुत सिंपल दिख रहा है शुरुआत में, जो एकदम सुपरिभाषित दिख रहा है, वो आगे जाके फंस जाता है। समझ में आया? तो ये दो पैराडॉक्सेस ने इस बात को खुला कर दिया कि जो आपको शुरुआती तौर पे बड़ा सुपरिभाषित लगता है कि हाँ भाई हमने सही ढंग से परिभाषित कर दिया, वो आगे जाके फंसता है और बहुत अच्छे तरीके से वो फंसते हैं। तो इन्हें कहते हैं लॉयर पैराडॉक्स और इन्हें कहते हैं बार्बर पैराडॉक्स। तो आप जो भी नियम बनाएंगे शुरुआत में वो बहुत सिंपल लगेंगे, शुरुआत में बहुत सिंपल लगेंगे, हाँ एकदम ठीक बना दिया, लेकिन आगे जैसे जैसे समय बीतेगा तो समझ में आएगा कि आपका नियम जो है वो एक दूसरे को काटने लग गए हैं। तो ये जो सुपरिभाषित है इसको समझ पाना, इसको समझा पाना या बढ़िया तरीके से चीज़ों को वेल डिफाइंड करना आसान नहीं है। इसके बाद में ये तो चलो एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता रहा था, थोड़ा-सा आगे चलते हैं और इस पे आते हैं। एक हमारे एक बहुत ज़बरदस्त फिलोसोफर है और एक ज़बरदस्त मैथमेटिशियन थे। हाँ, गणित में बिल्कुल कहानियाँ होती है, ढेर सारी कहानियाँ होती है। एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था बार्ट्रैंड रसेल। बार्ट्रैंड रसेल कमाल का गंदा था, जबरदस्त बंदा था, शानदार। बार्ट्रैंड रसेल जो वेल्स से आते हैं, मतलब यूके से आते हैं, है ना? जो इंग्लैंड होता है, इंग्लैंड है, वेल्स है और एक आता स्कॉटलैंड। जब तीनों को मिला देते हो तो आप उसे यूके कहते हो, यूनाइटेड किंगडम। तो वैसे यूके हो गया। तो वेल्स से आते हैं ये और 1872 से लेकर 1970 तक, ये लगभग 98 साल तक। तो है ना, नॉर्मली इसमें एक बात आपको ये भी समझ में आएगी कि कई जने कहते हैं कि जो बहुत पढ़ता है, मतलब मेरी माँ मम्मी पापा कहा करते थे बेटा बहुत पढ़ता है ना उसकी उम्र कम हो जाती है, ज़्यादा पढ़ता है उसकी उम्र कम हो जाती है, ज़्यादा पढ़ता है वो पागल हो जाता है, ज़्यादा पढ़ने वाला लास्ट में पागल हो जाता है, ऐसी कहानियां हम सुनते थे। तो बार्ट्रैंड रसेल जो थे वो जबरदस्त मैथमेटिशियन थे, कमाल के। भी मैं उनकी पूरी थोड़ी बहुत कहानी जो है अभी यहाँ पे डिस्कस करूंगा। 98 साल तक ये अपने जीवन को इन्होंने जिया और बहुत शानदार जीवन जिया। इनका एक पैराडॉक्स है जिन्होंने पूरी सेट थ्योरी, जो समुच्चय का जो परिभाषा थी, इस पूरी परिभाषा को हिला के रख दिया। जो ये परिभाषा थी, ये तो मैंने एग्जांपल तो आपको सिंपल एग्जांपल से तो समझा ही दिया। अब जो रसेल का पैराडॉक्स था उसने सेट थ्योरी को पूरा सा हिला दिया, जिसे रसेल पैराडॉक्स कहते हैं। रसेल पैराडॉक्स इन्हीं के नाम पे डल गया, रसेल पैराडॉक्स। थोड़ा सा मुश्किल होगा समझने में, लेकिन ज्यादा लोड मत लीजिएगा। रसेल पैराडॉक्स ने कहा कि सिंपल सी एक परिभाषा बनाई कि मान लीजिए एक सेट है आर, आर जो है वो सेट है उन समुच्चयों का, ध्यान से सुन लीजिएगा, आर एक समुच्चय है उन समुच्चयों का जो खुद के समुच्चय नहीं है, जो खुद के समुच्चय नहीं है। ध्यान से सुना, धीरे 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 धीरे। पैराडॉक्स का मतलब होता है जहां एक दूसरे की बात को आप काटने लग जाते हैं, एक चीज दूसरी चीज को काट रही होती है, आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाते। पैराडॉक्स, पैराडॉक्सिस, जहां पे जिसे आप एक तरह से बोलेंगे ऐसी स्थिति जहां पर आपके दोनों कथन एक दूसरे को कट कर रहे हो। आप पहला कथन मानेंगे तो दूसरा कथन आके काट देगा, दूसरा मानेंगे तो पहला आके काट देगा। दोनों चीजें एक दूसरे को विरोधाभास वाली स्थिति आ जाएगी, जहां एक को मानना दूसरे को मानना, अगर आप एक को मान रहे हैं तो दूसरा उसको गलत साबित कर रहा है, दूसरे को पहला गलत साबित कर रहा है, दोनों काट रहे हैं। वहां ऐसी स्थिति आ गई कि आप किसी भी बात के साथ एग्री नहीं कर सकते। तो आर जो है, रसेल पैराडॉक्स में कहा गया कि एक समुच्चय आर है। इसको ध्यान से समझना कि रसेल पैराडॉक्स, कॉन्ट्राडिक्शन एक नॉर्मल वर्ड नहीं है, ज्यादा बेटर वर्ड है पैराडॉक्स। ठीक है, चलो वापस बात रसेल का जो रसेल पैराडॉक्स था उसमें कहा गया था कि एक सेट है आर। आर ध्यान से सुनिएगा, इसको थोड़ा धीरे धीरे समझते हैं क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है। एक सेट है आर, आर के अंदर वो सभी समुच्चय शामिल है जो अपने अंदर शामिल नहीं है, जो खुद का समुच्चय नहीं, खुद के अंदर नहीं आता हो। कोई समुच्चय अगर खुद के अंदर नहीं आता हो तो उसको आप आर में लिख सकते हैं। आर में आप उन सभी समुच्चयों को लिख सकते हैं जो अपने अंदर खुद से नहीं आते हैं। खुद के अंदर कोई समुच्चय नहीं आता तो आप उसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ए सेट है,
समुच्चय ए बराबर 1 है। तो अब आप देख सकते हैं इस समुच्चय के अंदर ए नहीं आया, इस समुच्चय के अंदर ए समुच्चय खुद नहीं आया है, खुद नहीं आया तो आप ए को यहाँ लिख सकते हैं। तो आर जो है वो उन सारे सेट्स का समुच्चय है जो अपने अंदर नहीं आते हैं, खुद अपने अंदर नहीं आते हैं वो सारे। तो दिखने में लग रहा है बहुत सिंपल है, एकदम सही है, क्या दिक्कत है। आपका ए सेट है, ए सेट को देखो क्या ए अपने अंदर आया हुआ है, तो जवाब है नहीं आया हुआ। फिर बी ले लो, बी ले लिया 1,2, क्या बी अपने अंदर आया हुआ है, जवाब है बी अपने अंदर नहीं है, कहीं है नहीं। तो ए अपने अंदर है नहीं, बी अपने अंदर है नहीं। तो आप जो भी सेट देखेंगे नॉर्मली कोई भी सेट अपने अंदर नहीं होता। तो आप कहेंगे बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ये तो बिल्कुल सिंपल बात है, सब जानते हैं। कोई भी सेट अपने अंदर कैसे आएगा, कोई सेट अपने अंदर कैसे आएगा। तो आपने कहा कि आर की जो परिभाषा तय की वो ये है कि आर के अंदर सभी समुच्चय विद्यमान है जो अपना अवयव नहीं है, खुद का अवयव नहीं है, खुद के अंदर नहीं आते हो, खुद के अंदर एज ए अवयव नहीं आते हो। अगर ए के अंदर ए नहीं आ रहा है, बी के अंदर बी नहीं आ रहा है, सी के अंदर सी नहीं आ रहा है, तो वो सारे सेट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन अब ये सिंपल परिभाषा आगे जाके एक पैराडॉक्स, एक कॉन्ट्राडिक्शन, एक विरोधाभास पे अटक जाएगी। कैसे, चलिए शुरू करते हैं। पहला केस, फर्स्ट वन, नंबर 1, क्या आर आर में आएगा, क्या आर आर में आएगा। अगर आर आर में आता है, मान लेते हैं आर आर में आता है, तो बात गलत हो गई। कैसे गलत हो गई कि आर के अंदर आर नहीं आ सकता, आर के अंदर आर नहीं आ सकता क्योंकि इसके अंदर केवल वही समुच्चय है जो जिनके अंदर वो खुद नहीं आते, जिनके अंदर वो खुद नहीं आते। तो आपको आर को कट करना होगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, आर आर के अंदर नहीं आ सकता। दोबारा समझिए बात को, क्या जब सारे समुच्चय, जब आर के अंदर सारे समुच्चय आप लिखेंगे, पहले बात समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा क्योंकि इसलिए मैंने पहले आपको शुरू वाले एग्जाम्पल बता दिए थे, ये समझने में आसान होंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन समझ सकते हैं आप लोग। तो आर के अंदर क्या है, आर के अंदर सभी समुच्चय, सभी समुच्चय, सभी सभी कौन से वाले, एक शर्त है कि भाई जो भी समुच्चय आप यहाँ लिख रहे हैं सभी आपको लिखने हैं, लेकिन वो लिखने हैं जिसके अंदर वो खुद नहीं आते हो, अपने अंदर खुद नहीं आते हो। जैसे ए के अंदर ए नहीं, जैसे अब ये नहीं आ सकता, मान लीजिए सी समुच्चय जो है यहाँ 1 2 सी, ये नहीं आ सकता क्योंकि सी जो है वो खुद सी के अंदर है, तो ये समुच्चय आर में नहीं आ सकता। तो आर में बाकी तो सारे समुच्चय आ सकते हैं, आर में वापस सारे समुच्चय आ सकते हैं, लेकिन आर में क्या नहीं आ सकता, आर में वो समुच्चय नहीं आ सकता जो अपने अंदर खुद रहता हो, अपने ही अवयव हो, अपना खुद का ही अवयव हो, खुद समुच्चय है और खुद अपने अंदर ही आ रहा है, खुद अपने अंदर आ रहा है। जैसे अब यहाँ देखो सी सेट है, सी के अंदर जब आप अवयव को देखने जा रहे हैं तो आपको सी मिल रहा है, तो सी समुच्चय अपने अंदर है। तो ऐसे समुच्चय जो है वो आप यहाँ पे नहीं ले सकते। बाकी आप ए लीजिए, देखिए क्या ए के अंदर ए आता है, जवाब है नहीं। क्या बी के अंदर बी आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो जिन सेट के अंदर वो खुद नहीं आ रहे हैं उन सारे सेट्स को आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, परिभाषा एकदम सरल है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम सिंपल परिभाषा है कि भाई आर के अंदर, जैसे मैंने कहा ना सुपरिभाषित, सुपरिभाषित का आपको पता कैसे चलेगा कि सुपरिभाषित है। अब दिखने में तो ये भी सुपरिभाषित लग रहा है कि भाई ठीक है, आप जाके देख लो सेट के अंदर कि सेट के अंदर वो आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर अपने सेट के अंदर कोई सेट ए है, उसके अंदर वो ए है, तो फिर उसको मत लेना, नहीं हो तो ले लेना। तो आप कहोगे एकदम सरल परिभाषा, कोई दिक्कत नहीं, हर सेट पे जाके चेक कर लेंगे, हर सेट पे जाके चेक कर लेंगे कि क्या उस सेट के अंदर वो आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर वो आ रहा है, अगर वो आ रहा है तो नहीं लेंगे, नहीं आ रहा है तो ले लेंगे। ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, कोई भी सेट एक्स जो है उसको लेना है या नहीं लेना है, इसके लिए आप क्या करेंगे, उस सेट एक्स के अंदर जाएंगे और जाके देखेंगे इसके अंदर एक्स है या नहीं है। अगर इसके अंदर एक्स नहीं आता है तो एक्स को आर में ले लेंगे, और अगर आता है तो नहीं लेंगे। बात सिंपल, बहुत सिंपल सी परिभाषा है। तो एकदम अब दिखने में देख रही है कि परिभाषा बहुत सिंपल है, लेकिन आगे जाके ये कॉन्ट्राडिक्शन पे अटकेगी। कैसे अटकेगी, आ जाओ। सबसे पहले, क्या आर आर के अंदर आएगा, आएगा या नहीं आएगा। तो पहली बात तो दोनों केस लेके चलते हैं, पहले मानते हैं कि आर आर के अंदर है, संभव है या नहीं। आर आर के अंदर आ सकता है, तो हम जवाब कहेंगे कि नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि आर के अंदर अगर आर आ गया
आर के अंदर आर आ गया, तो आर के अंदर आर आ गया तो हमने पहले ही कहा था कि कोई समुच्चय अगर उसके अंदर वो खुद आ रहा है तो आप उसे इस समुच्चय के अंदर नहीं रख सकते। इसका मतलब है आर आर के अंदर नहीं हो सकता। चलो फिर आर आर के अंदर नहीं हो सकता, इसका मतलब आर आर में नहीं है। आ जाओ दूसरा केस लेते हैं। आर आर में नहीं है, आर आर में नहीं है, आर आर में नहीं है, आर के अंदर आर नहीं है, तो फिर इसके अंदर आर होना चाहिए था ना। जिस समुच्चय के अंदर वो खुद नहीं हो तो उसको इस समुच्चय के अंदर होना चाहिए था। तो इस समुच्चय के अंदर आर क्यों नहीं है? इस समुच्चय के अंदर आर क्यों नहीं है? एक मिनट। चलो फिर से बात धीरे धीरे हम इस पर आराम से आते हैं। पहले कहानी को समझते हैं कि जो सिंपल चीजें होती है वो सिंपल नहीं होती, कैसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। पहले मैंने कहा कि सपोज करो आर के अंदर आप आर के अंदर आर लेते हो, तो ये बात नहीं हो सकती। आप आर के अंदर आर नहीं ले सकते। आर के अंदर आर नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अगर कोई समुच्चय के अंदर वो खुद आता है तो उसको आप इस समुच्चय के अंदर नहीं रख सकते। तो आप आर को यहां नहीं रख सकते। चलो हम आर को हटा देते हैं। अब ना तो आप आर को हटा सकते हैं ना आप आर को रख सकते हैं। आपने आर को यहां पे नहीं रखा। अब आपने बिना आर के रखा। अब आपने आर को आर के अंदर नहीं रखा तो फिर सवाल उठ गया आपने आर के अंदर आर क्यों नहीं रखा? क्योंकि जिस समुच्चय के अंदर वो खुद नहीं आता उसको यहां होना चाहिए। जिस समुच्चय के अंदर वो खुद नहीं होता उसे यहां होना चाहिए था। परिभाषा यही है कि इस समुच्चय के अंदर कौन आएगा? जो अपने अंदर नहीं है वो यहां आएगा। तो आर में क्या, अभी देखो आर में आर है बोला नहीं है। आर में आर नहीं आता ना। आर में आर नहीं आता तो इसलिए यहां पर आर को होना चाहिए। तो जैसे मैं यहां आर लिखूंगा फिर सवाल उठ जाएंगे आर यहां नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता आर? क्योंकि जिस समुच्चय के अंदर खुद समुच्चय होता है वो यहां पे नहीं रह सकता। बाहर निकालो इसको। बाहर निकाल दिया। बाहर निकालेंगे, जैसे बाहर निकालेंगे फिर सवाल तैयार हो जाएगा। बाहर निकाल दिया। अब फिर पूछेंगे आर कैसे नहीं आया? आर कैसे नहीं है? आर को तो आना चाहिए। आर के अंदर आर के अंदर आर नहीं है ना। आर के अंदर आर नहीं है। आर के अंदर आर नहीं है। तो जिस समुच्चय के अंदर खुद नहीं है, जिस समुच्चय आर के अंदर आर नहीं है ना, आर के अंदर आर नहीं है। आर के अंदर अगर आर नहीं है, हमारी परिभाषा ये कहती है कि अगर कोई समुच्चय अपने अंदर नहीं है तो उसे इस समुच्चय के अंदर होना चाहिए। तो आर को यहां होना चाहिए। तो आर को बुलाओ। जैसे ही आर को बुला लेंगे, जैसे ही आर को अंदर बुला लेंगे, बुलाते ही फिर लड़ाइयां शुरू हो जाएगी। बुला कैसे लिया? आर के अंदर आर है तो ये इसका सदस्य कैसे हो सकता है? ये सदस्य रह ही नहीं सकता यहाँ पे। ये यहाँ पर नहीं रह सकता। क्योंकि अगर आर के अंदर आर है, आर के अंदर आर है तो फिर ये अंदर आया कैसे? क्योंकि हमने पहले ही परिभाषा बनाई थी कि अगर किसी समुच्चय के अंदर वो खुद विद्यमान है तो वो इस समुच्चय में नहीं आ सकता। तो बोलो अब करें क्या? बुलाते हैं। बुलाते हैं तब तो ये कहते हैं आ कैसे गया, और नहीं बुलाते हैं तो कहते हैं बुलाया क्यों नहीं। तो कहने का मतलब है कि आपका सिंपल सा स्टेटमेंट जो है वो उलझ जाता है, फंस जाता है। इसी को कहते हैं रसेल पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स जो था वो कमाल का हो गया और इसने मामले को एक सिंपल से स्टेटमेंट को भी समझा दिया कि वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आगे जाके कि आप जिसे सुपरिभाषित बोल रहे हैं आपको पहचान ही नहीं पाओगे कि वो सुपरिभाषित है। तो मामला यहाँ पे फंस गया। इसी रसेल पैराडॉक्स से पीछा छुटाने के लिए, इसी रसेल पैराडॉक्स से पीछा छुटाने के लिए हमारी एक नई थ्योरी आती है जिसको JFC कहते हैं। ZFC।
जेडएफसी थ्योरी आती है जो हमें कुछ गाइडलाइंस देती है, जैसे कोविड के टाइम पे गाइडलाइन दी गई थी ना, वैसे कुछ गाइडलाइन दी जाती है। यहाँ पे जेड फॉर जमेलो है, एफ फॉर फ्रैंकेल है, ये 2 गणितज्ञ थे। एक और भी नाम है इसमें, सोलोमन, जिसका नाम हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। जेडएफसी के नाम से जाने जाते हैं, जेड फॉर जमेलो, जमेलियो, एफ फॉर फ्रैंकल। तो इन्होंने जेडएफसी इन्होंने बनाई, और सी फॉर है चॉइस ऑफ एग्जाम, सी फॉर है चॉइस ऑफ एग्जाम। इन्होंने कुछ गाइडलाइंस बनाई, कुछ नियम बनाए कि आपको कैसे कैसे परिभाषित करना चाहिए, किस तरीके से परिभाषित करना चाहिए, और इन्होंने, और बहुत परफेक्टली इन्होंने वो चीज बनाई, बहुत परफेक्टली ये चीज बनाई, और इससे ये जो रसेल पैराडॉक्स है ये रिमूव हो गया, सेट थ्योरी में से ये बाहर निकल गया। तो फाइनली जेडएफसी आ गई, और जेडएफसी ने इस प्रॉब्लम को आपका दूर कर दिया। ठीक है ना। तो बात समझ में आई। अच्छा, अब एक बात कोई कहेगा कि जो ये सेट थ्योरी है, इस सेट थ्योरी के हम पीछे क्यों पड़े हैं, हम सेट थ्योरी के पीछे क्यों पड़े हैं? क्या हम सेट थ्योरी को छोड़ नहीं सकते? क्या हम वाई सेट थ्योरी, क्यों हम सेट थ्योरी के पीछे पड़े हैं, जब इसका फाउंडेशन ही कमजोर है, और अभी भी जैसे चैलेंज आया, सुपरिभाषित ढंग से कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, सेट थ्योरी को छोड़ क्यों रहे हैं? सेट थ्योरी को हम इसलिए छोड़ रहे हैं, इसलिए नहीं छोड़ पा रहे हैं क्योंकि ये पिलर्स है, ये मैथमेटिक्स के पिलर है। अगर आपके मैथमेटिक्स के बेसिक पिलरों की बात करें तो उसमें से एक पिलर आपका सेट थ्योरी है, और कोई भी मकान अपने पिलर को नहीं छोड़ सकता। आपकी जो मैथमेटिक्स है उसमें जो मेन पिलर होते हैं, वो एक होता है नंबर थ्योरी, दूसरा पिलर आपका होता है ज्योमेट्री, और तीसरा पिलर जो है वो है आपका सेट थ्योरी। आपकी जितनी भी क्लासिकल मैथमेटिक्स है वो इन्हीं से शुरू होती है। पुरानी जो मैथमेटिक्स है वो नंबर थ्योरी, आपकी जो क्लासिकल मैथ्स है, याद करो, आप 10 तक जो मैथ्स पढ़ते हैं वो यही होती है। आप नंबर थ्योरी पढ़ते हैं, ज्योमेट्री पढ़ते हैं, इसी पे ही आप सवाल करते रहते हैं। लेकिन सेट थ्योरी जो है वो आपके 11th में शुरू होती है, और ये आपकी जो मॉडर्न मैथमेटिक्स है, जिसमें ग्रुप आते हैं, जिसमें लीनियर अलजेब्रा आता है, जिसमें फील्ड आते हैं, जिसमें वेक्टर स्पेस आते हैं, इसमें जो टोटल आपकी जो एडवांस मैथमेटिक्स है या जो मॉडर्न मैथमेटिक्स है, वो पूरे तरीके से सेट थ्योरी के ऊपर ही बनाई गई है। आपकी जो मॉडर्न मैथ्स है वो पूरे तरीके से सेट पे बनाई गई है। और जैसे मैंने कहा कि अगर बाई चांस आप सेट को हटा भी दे, अगर आप ये उम्मीद करें कि भी मैं सेट को हटा दूं, तो सेट को हटाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेट, जैसे मैंने कहा कि आपको ये तय करना ही पड़ेगा कि आपके पड़ोसी कौन है। क्या आप सेट को यहाँ से बंद कर देंगे, गणित में से सेट को हटा भी देंगे, तो क्या आपका ये प्रश्न खत्म हो जाएगा कि आपके पड़ोसी कौन है, आपके परिवार के सदस्य कौन है, भारतीय कौन है, अमेरिकन कौन है? तो ये परेशानियां नहीं हटने वाली है। तो बेहतर है कि मैथ्स में रह के इन चीज़ों को सामना किया जाए, इनको संभाला जाए। और अब हम काफ़ी हद तक, जैसे मैंने कहा, जेडएफसी आने के बाद में हम काफ़ी हद तक बेहतर हो गए हैं, और बहुत परफेक्टली अब हम परिभाषित कर पा रहे हैं। अब कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आते हैं। तो ठीक है ना। हाँ, फाउंडेशन जो है वो हमेशा चैलेंजिंग है, चुनौतीपूर्ण है। फाउंडेशन जो होता है वो हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, चाहे वो फिजिक्स का हो और चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो। फाउंडेशन में, क्योंकि फाउंडेशन बहुत गहरा होता है, फाउंडेशन बहुत गहरा होता है, और उसमें बहुत से सवाल होते हैं जो तैयार होते हैं, और उसके जवाब देने के लिए हम इतने परिपक्व नहीं होते कि हम उसका जवाब ढंग से दे पाए। तो ये अभी समझ लीजिए कि ये सेट थ्योरी है। अच्छा, आते आते हैं, क्योंकि उसके बाद शुरुआत में आप इस बात की बात भी नहीं करते, शुरुआत में आप बेसिक की या फाउंडेशन की बात नहीं करते। जैसे कोई बाइक लेके आता है तो वो कभी ये नहीं देखता कि इंजन कैसे काम कर रहा है, इग्नाइट सिस्टम कैसे काम करता है, उसका हॉर्न कैसे काम करता है। वो बस चलाता है और मजे करता है। जब वो धीरे धीरे खराब होती है तो फिर वो जाके चेक करता है कि इंजन कैसे काम कर रहा था, लाइट कैसे काम कर रही थी। सोचिए, जब आप नई बाइक लाते हैं, क्या इस बात को फर्क पड़ता है आपको कि इंजन कैसे काम करता है?
नहीं काम फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक वो खराब नहीं होती तब तक फ़र्क नहीं पड़ता। तो शुरुआत भी ऐसी ही होती है। मैथ्स में भी हर ब्रांच या फिज़िक्स में हर ब्रांच ऐसे ही शुरू होती है। शुरुआत में आप प्रॉब्लम्स में नहीं जाते, शुरुआत में तो आप राइड का मज़ा लेते हैं। लेकिन जब बाद में प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है तो फिर उनको टैकल करने के लिए आपको गहराई में उतरना पड़ता है और वहाँ जाके चीज़ों को ठीक करना पड़ता है। तो यही मैथ्स के साथ हो रहा है। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं भी रसेल्स के बारे में बता रहा था यहाँ पे। जो बार्ट्रेंड रसेल थे, आपको अजीब लगेगा, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैथमेटिशियन जो होता है वो यूनिवर्सलिस्ट होता है। यूनिवर्सलिस्ट का मतलब है, अगर आप एक मैथमेटिशियन हैं, तो आप अपने आप में एक पोएट भी हैं, आप अपने आप में एक राइटर भी हैं, आप अपने आप में एक पेंटर भी हैं। क्योंकि एज़ ए मैथमेटिशियन का जो रोल होता है वो एज़ ए लॉजिक होता है। वो हर चीज़ में लॉजिक देखता है, हर चीज़ में तर्क देखता है, चीज़ों को ढंग से समझने की कोशिश करता है। वो इक्वेशंस नहीं होती। अगर आप एज़ ए मैथमेटिशियन ये सोचे कि मैथमेटिशियन का नाम का मतलब है कि वो गणित के सवाल निकालेगा, वो समीकरण को सॉल्व करेगा, ऐसा नहीं है। ये मैथमेटिक्स की परिभाषा नहीं है। मैथमेटिक्स की परिभाषा है हर चीज़ को समझना और उसको तार्किक रूप देना। हर चीज़ को समझना और उसको तार्किक रूप देना, उसको तर्क के आधार पे रखना, उसको लॉजिक के आधार पे रखना, और या कोई चीज़ पहले से ही विद्यमान है उसको परखना, उसको तर्क पे परखना। ये इम्पोर्टेंट बात होती है। तो आपको अजीब लगेगा, रसेल जो थे मैथमेटिशियन थे और पूरी जीवन इन्होंने मैथमेटिक्स और फिलॉसफी को डेडिकेट की थी। लेकिन इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1950 के अंदर, और वो मिला था लिटरेचर पे। 1950 के अंदर इन्हें नोबेल प्राइज़ मिलता है और वो भी लिटरेचर का। इसीलिए ये मेरे फेवरेट राइटर भी हैं। नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। इन्हें लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। वो साहित्य क्या? लॉजिक्स। लॉजिक्स के ऊपर इन्होंने काफ़ी किताबें लिखी, जैसे लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ इनको 1950 में, बहुत शानदार लिखते हैं ये, बहुत अच्छी किताबें इनकी आती हैं। प्रॉब्लम्स इन फिलॉसफी एक किताब है इनकी, जो बहुत बहुत गहरी किताब है, कि फिलॉसफी के साथ भी इनको, क्योंकि लॉजिक थे ना, ये हमेशा लॉजिक देखते थे, तर्क देखते थे, ब्रांचेस को हिलाना इनका काम था। तो फिलॉसफी को भी इन्होंने हिला के रखा, कि प्रॉब्लम्स विद फिलॉसफी, कि फिलॉसफी जो कह रही है उसकी खुद की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, पहले वो उनको भी डील करे। आगे जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है वो तो ठीक है, लेकिन खुद की बहुत सी प्रॉब्लम है, उसको भी उसे डील करना चाहिए। तो बहुत प्यारी बुक है, कभी उसके बारे में चर्चा करूँगा, समझाऊँगा कि उसमें क्या-क्या होता है। तो ये थे हमारे बार्ट्रेंड रसेल। तो आगे बढ़ते हैं, हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, सेट्स में क्या-क्या पढ़ना। देखिए, अभी फ़िलहाल नोट्स की बातें ना करें, एक बार समझें चीज़ों को। नोट्स बनाने में फिर आप क्या करेंगे, आप बस बनाने में लग जाएँगे, आप लिखने में लग जाएँगे, फिर आपका ध्यान सारा वहाँ चला जाएगा। फिर आपका, है ना? सोचिए, इसे ऐसे समझिए कि आप सिनेमा हॉल जा रहे हैं और आप अपने साथ एक कॉपी लेके जाएँ कि नोट्स बना लूँ। सिनेमा हॉल में अगर आप नोट्स बनाएँगे, तो आप सिनेमा हॉल किस लिए आए थे? मज़े लेने के लिए, एन्जॉय करने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए, आनंद लेने के लिए, ना कि नोट्स बनाने के लिए। और अगर आप नोट्स बनाते तो क्या होता? फ़िल्म निकल जाती, आप नोट्स बनाते रह जाते। तो ये चीज़ें ना करें। अपनी मैथ्स में पहली बात तो नोट्स होते ही नहीं है। ये चीज़ मैंने अभी आपको एक वीडियो लेक्चर डाला था, कल क्लास ली थी, उसमें मैंने आपको यही बताया था कि हमारी मैथ्स में नोट्स नहीं है, हम जीके नहीं पढ़ रहे हैं, हम फिज़िक्स नहीं पढ़ रहे हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास फ़ॉर्मूले, हमारे पास फ़ॉर्मूले हैं। फ़ॉर्मूलों की शीट आती है, वो मैं आपको दे दूँगा। उसके बाद मैं थ्योरी की शीट जो मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, उसकी सारी पीडीएफ मैं आपको दे दूँगा। तो आपके पास बनाने के लिए या लिखने के लिए कुछ नहीं। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि एक किताब खरीदिए, उसी की कॉपी करके दूसरी किताब बना लीजिए। टाइम बर्बाद करना चाहें तो आप फ्री हैं, वो आप कर सकते हैं। बाकी क्या लिखेंगे? उन्हीं परिभाषाओं को, अभी मैं सुपरिभाषित अवयवों का संग्रह, आप उसे एक अच्छे से पेन से, एक लाल कलर के पेन से लिखेंगे, सुपरिभाषित अवयवों का संग्रह। सार समझिए, प्रैक्टिस करिए, समय बचाइए, खूब प्रैक्टिस करिए। गणित और अदर सब्जेक्टों में फ़र्क है। अगर आप गणित पढ़ रहे हैं, हाँ, कोई इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला आपको मिल गया, कोई काम की चीज़ मिल गई, तो शॉर्ट नोट्स के तौर पे आप उतार लीजिए। कोई काम की चीज़ लगी, जैसे आज आपको बार-बार पैराडॉक्स आपको अच्छा लगा, तो लिख लीजिए बार-बार पैराडॉक्स के बारे में, लिख लीजिए इसके बारे में। ऐसी कोई काम की चीज़ अगर आपको दिखती है, तो वो चीज़ें आप लिख लीजिए। बाकी गणित में लिखने लायक कुछ भी नहीं है। गणित में लिखने लायक कुछ भी नहीं है, सुनने लायक बहुत है, समझने लायक बहुत है, प्रैक्टिस करने लायक बहुत है। तो खूब सारी प्रैक्टिस करिए, खूब सारे सवाल निकालिए, अभी सुनिए, समझिए इन चीज़ों को। बाकी जो चीज़ें आपको चाहिए वो सारी चीज़ें मैं दूँगा। आपको फ़ॉर्मूले चाहिए मैं दूँगा, आपको थ्योरी चाहिए उसकी शीट मैं दूँगा। और फिर आप उन्हीं थ्योरी शीट्स को वापस से अपनी कॉपी में उतारेंगे, इसका कोई अर्थ मुझे समझ में नहीं आता। वहाँ अच्छे से राइटिंग में
ऑब्वियस सी बात है, किसी किताब को आप अपनी कॉपी में उतारते हैं तो उसका फायदा क्या होगा? बोले इससे याद रह जाएंगे, तो यहाँ पे याद रखना क्यों है? कोई जीके तो है नहीं कि याद रखना है, यहाँ तो प्रैक्टिस करनी है आपको। यहाँ पे याद रखने का कोई फायदा नहीं है, और गणित में समझने का फायदा है, ना कि याद रखने का। जैसे मैं पहले कह रहा हूँ, ये जीके नहीं है, ये फिजिक्स नहीं है, ये केमिस्ट्री नहीं है जिसमें आपको कुछ याद रखना है, यहाँ याद नहीं रखना है, यहाँ आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आप ज्यादा प्रैक्टिस में समय खर्च करें बजाय इन चीजों को उतारने के। इससे आपका टाइम वेस्ट होगा, बिना मतलब में समय बर्बाद होगा। बाकी सुनिए, समझिए, वीडियो आपके पास है, 2 बार देखिएगा। नहीं समझ में आए तो 2 बार देखिए। पीडीएफ जो आपको पढ़ा रहा हूँ इसकी सबकी पीडीएफ मिलेगी, वहां से पढ़ लीजिएगा। फिर नोट्स बनाने का कोई अर्थ बनता नहीं है। समय बचे, प्रैक्टिस करिएगा, सवाल निकालिएगा, बहुत सवाल हैं आपके पास, और वो निकाल चुके तो रिवीजन करिएगा, दोबारा निकालिएगा। तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? अच्छा, आप लोगों को पता हो, थ्योरी लेक्चर अलग से पढ़ा है, डिटेल थ्योरी लेक्चर। जैसे ही आप कोर्स को खोलेंगे, सेट्स वाले में जाएंगे, ऊपर ऊपर आपको डिटेल लेक्चर मिल जाएंगे। सेट्स एंड रिलेशन के डिटेल लेक्चर डले पड़े हैं, आप लोग उनको देख लीजिएगा, उनको समझ लीजिएगा। थ्योरी तो मैं यहाँ पे भी पढ़ाऊंगा, थ्योरी तो मैं यहाँ पे भी पढ़ाऊंगा, थ्योरी वहां पे भी है। बस थ्योरी को, वैसे मैंने पता भी, कल के लेक्चर में मैंने बताया भी था कि थ्योरी आपको अलग अलग तरीके से बार बार पढ़ाने से ही थ्योरी समझ में आएगी, वो एक बार का काम नहीं है ना। एक बार आप वहां पढ़िए, एक बार फिर आप यहाँ से पढ़िए, एक बार एनसीईआरटी से पढ़िएगा, एक बार आरबीएसई से पढ़िएगा। कंटेंट बहुत सारा है, जितना आपको, जितनी आपकी कमी है उतनी आप उसमें से ले लीजिए, है ना। जो आपको आता है उसको छोड़ दीजिए, जो नहीं आता है उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? एक तो पढ़ेंगे सेट्स की डेफिनेशन, समुच्चय की परिभाषा क्या होती है, समुच्चय को कैसे निरूपित करते हैं, समुच्चय को लिखा कैसे जाता है, समुच्चय को लिखा कैसे जाता है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद में सेट्स ऑफ नंबर पढ़ेंगे, हमारे जो संख्याएं होती है उनके कौन कौन से समुच्चय होते हैं, जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, ये सब कुछ पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे एम्प्टी और नल सेट, मतलब रिक्त समुच्चय, खाली समुच्चय क्या होता है, ठीक है। फिर पढ़ेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, मतलब परिमित और अपरिमित समुच्चय, परिमित और अपरिमित समुच्चय। फिर पढ़ेंगे इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट, जिसका मतलब होता है समान एवं तुल्य समुच्चय, समान एवं तुल्य समुच्चय। सबसेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, सबसेट एंड इट्स प्रॉपर्टी, ठीक है। सबसेट एंड इट्स प्रॉपर्टी, आप उपसमुच्चय पढ़ेंगे और उसमें क्या क्या विशेषताएं होती है, उसके क्या क्या गुणधर्म होते हैं वो पढ़ेंगे। फिर आप पढ़ेंगे इंटरवल्स एंड इट्स टाइप, इंटरवल का मतलब होता है अंतराल, कौन कौन से प्रकार के अंतराल होते हैं, बड़ा अंतराल, छोटा अंतराल, एक साइड से बड़ा दूसरी साइड से छोटा अंतराल, ये सारे अंतराल पढ़ेंगे। अंतराल क्यों होते हैं ये पढ़ेंगे। पावर सेट पढ़ेंगे जिसे घात समुच्चय कहते हैं, यूनिवर्सल सेट मतलब सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय वो पढ़ेंगे। वेन डायग्राम पढ़ेंगे और फिर ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ेंगे। समुच्चय के ऊपर संक्रियाएं पढ़ेंगे जिसे आप यूनियन, इंटरसेक्शन मतलब संग सम्मिलन, ठीक है, सर्वनिष्ठ, अंतर, ये जो संक्रियाएं होती है वो पढ़ेंगे। तो ये सारा हमारा सेट के ऊपर रहेगा। तो ये वैसे थ्योरी के लेक्चर डाले में, वहां आप आराम से जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं, वहां जाके आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ भी पढ़ाऊंगा और थ्योरी को आपको कई बार पढ़ना होगा। और थ्योरी एक बार ऐसे भी नहीं कि एक बार आपने पढ़ ली तो क्लियर हो जाएगी। सवालों में जाएंगे, सवालों में जाके अटकेंगे, दोबारा थ्योरी याद आएगी, जैसे सवालों पे अटकेंगे थ्योरी याद आएगी। तो ऐसा नहीं है कि थ्योरी आपने एक बार पढ़ ली तो अपने आप में पर्याप्त है, नहीं। एक बार पढ़ेंगे, फिर सवाल निकालेंगे, सवाल अटकेंगे, सवाल अटकते ही कहाँ जाना पड़ता है, थ्योरी में। फिर जाओ दोबारा थ्योरी के पास, थ्योरी में देखो क्या पढ़ना भूल गए, क्या ढंग से नहीं पढ़ा, कहाँ किंतु परंतु रह गया, फिर वहां से ठीक करके दोबारा सवालों पे आओ, फिर सवाल निकालो, फिर अटकोगे, फिर थ्योरी पे चले जाओ। तो थ्योरी सवाल ये लगातार घूमता रहेगा, जब तक सवालों का मकसद क्या है, आपकी थ्योरी ठीक करना, यही तो होता है। सवालों का मकसद क्या है, थ्योरी ठीक करना। तो जब तक थ्योरी ठीक, इसीलिए थ्योरी एक बार में नहीं निपटेगी आपकी, सवाल थ्योरी घूमते घूमते वो आपकी थ्योरी को ठीक कर देगा। और थ्योरी तो बनाते हैं हम लोग, सेट थ्योरी क्या है, थ्योरी तो है, सवाल तो जरिया है थ्योरी को ठीक करने का। तो ये सब कुछ हम सेट्स में पढ़ेंगे, है ना, सेट्स के अंदर, समुच्चय के अंदर ये सब कुछ पढ़ने वाले। उसके बाद में अगला रहेगा हमारा रिलेशन, रिलेशन यानी संबंध। संबंध में हम क्या क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट तो रहेगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट, कार्तीय गुणन पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे। हाँ, बस जो देखो, जो प्रॉब्लम आप लोगों को आएगी ना वो सिर्फ एक ही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक है, वो है नियमितता, सिर्फ और सिर्फ नियमितता। आप लोगों के और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो आएगी नियमितता।
क्योंकि देखिए एक बड़ा कारण होता है, आप लोग ज़्यादातर जो भी आप स्टूडेंट हैं, आप आते हैं 20 से 25 साल की एज में, और 20 से 25 साल की एज में क्या होता है कि बड़े हार्मोन्स चेंजेस होते हैं। हार्मोन का जो स्टेबलाइजेशन नहीं होता, अनस्टेबल हार्मोन्स ज़्यादा होते हैं आपके, तो अप एंड डाउन होते हैं, मूड स्विंग आप लोगों का बहुत ज़्यादा होगा, और अभी थोड़ी देर पहले खुश थे, थोड़ी देर बाद में निराश हो जाएँगे, अपने आप ही। थोड़ी देर बाद में निराश थे, अचानक ही खुश हो जाएँगे। तो ये आप लोगों की उम्र में बहुत ज़्यादा होता है। तो है ना, 10 दिन में, हर 10 दिन में ऐसा लगने लगेगा मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं होगा। ये चीज़ें आपके ख़्याल जो है ये आपको बहुत परेशान करेंगे, और ये छोटी उम्र का एक बहुत ड्रॉबैक होता है। आप किसी भी बच्चे को देखिए जो 14 या 15 साल के आस-पास जब आता है, तो उसका मूड स्विंग होने लग जाता है, वो एकांत की तरफ भागने लग जाता है। ये परेशानी आती है, और ये परेशानी आपके लगभग-लगभग 30 साल तक लगभग चलती है। 15 या 16 से शुरू होती है ये कहानी, और 30 तक आते-आते ये बड़ी परेशान करती है। 30 तक आते-आते फिर सब ठीक से होने लग जाता है, बैलेंस आने लग जाता है। फिर ज़्यादा चीज़ें आपको ना तो ज़्यादा खुश करती है, ना ज़्यादा दुखी करती है। अभी इस उम्र में क्या होता है कि चीज़ें बहुत खुश करती है और बहुत दुखी करती है साथ में। खुश भी बहुत करती है और दुखी भी बहुत करती है। एक मोबाइल मिल जाए, एक नया मोबाइल आपको मिल जाए, इतनी भयंकर खुशी होगी कि फटने लग जाओगे, और वही मोबाइल गुम हो जाए, इतने दुखी हो जाओगे, एक साथ ही ज़मीन पकड़ लोगे। तो खुशी इतनी ज़्यादा है इस एज के अंदर, एक गाना आपको बहुत खुश कर देता है, बहुत-बहुत खुश। तो सोचिए, तो ये जो बहुत हो रहा है ना, फिर ये दोनों साइड में होता है। जब खुशी बहुत होती है तो फिर दुःख भी बहुत होता है। बचपन में सिखाया जाता है ना कि जो बच्चा ज़्यादा हँसता है वो रोता भी ज़्यादा है। तो बस वही होती है आपकी उम्र के अंदर। तो ये बड़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। ये बायोलॉजी है ना? इट्स बायोलॉजी। ये कोई और चीज़ नहीं है, सिर्फ़ बायोलॉजी है। अगर आपने अपनी बायोलॉजी को कंट्रोल कर लिया इस दौरान इस दौरान जो अभी ढाई से 3 महीने की बात मैं माँग रहा हूँ, अगर ढाई 3 महीने आपने अपनी बायोलॉजी को कंट्रोल कर लिया, तो भाई फिर आप कंटिन्यू रहोगे, और कंटिन्यू नहीं रहोगे, आप सिलेक्शन दोगे। ठीक है? चलो, क्या कह रहे हो? हाँ, अति नहीं, अभी एक ऐज का फ़र्क रहता है, इसको आप ऐसे नहीं कंट्रोल कर सकते, ये आपको समझना होगा। जब तक आप समझेंगे ना, जैसे घोड़े को आप अच्छे से समझेंगे, तो आप उसको अच्छा चला पाएँगे। जितना घोड़े को आप नज़दीकी से समझेंगे, उतना आप घोड़े की राइड अच्छे से कर पाएँगे। तो ये जो इमोशंस है, जो आपकी एज में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, बहुत सी परेशानियाँ है आपकी एज में। अब जैसे हमारी एज में बच्चे हो गए, शादियाँ हो गई, ये सब कुछ हो चुका है। अब हमारे पास ज़्यादा सोचने-समझने की चीज़ें बची नहीं हैं, ज़्यादा फैसले लेने की जगह बची नहीं है, वो सारे फिक्स हो चुके हैं, सब सेट है, करियर-वरियर सारा सेट है। तो अब हमारे पास वो नहीं है, आप लोगों के पास बहुत से फ्लक्चुएशन है। आपको इस उम्र में शादी भी करनी है, इस उम्र में आपको प्रेम भी करना है, क्योंकि प्रेम की उम्र भी यही है। आपको प्रेम भी करना है, आपको शादियाँ भी करनी है, आपको वो जो गोल्डन पीरियड है, वो भी एन्जॉय करना है, आपको मज़े भी करने हैं, क्योंकि उम्र भी यही है। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी इस एज में है। तो इन सारी चीज़ों को एक साथ कर पाना, इन चीज़ों को बैलेंस कर पाना बहुत-बहुत मुश्किल होता है। ये ऐसा नहीं है कि मैं अगर ये कह रहा हूँ, तो मैंने अपने जीवन में किया होगा, ना, ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत-बहुत मुश्किल होता है। ठीक है ना? चलिए, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे हम, कार्तीय गुणन पढ़ेंगे, 2 समुच्चों का कार्तीय गुणन। कैसे आप 2 समुच्चों की गुणा करते हैं, ये पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे संबंध क्या होता है, संबंध की परिभाषा क्या होती है, वो पढ़ेंगे। फिर हम संबंध के प्रकार पढ़ेंगे, संबंध में जैसे समतुल्य संबंध आता है, ठीक है, संक्रामक संबंध आता है, सम्मित संबंध आता है, फिर ये संबंध के प्रकार पढ़ेंगे। फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और आता है, नंबर ऑफ रिलेशन, संबंधों की संख्या कितनी होगी, समतुल्य संबंध, किसी समुच्चय पे समतुल्य संबंध कितने होते हैं, सम्मित संबंध कितने होते हैं, संक्रामक संबंध कितने होते हैं, ये चीज़ पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसे कहते हैं हम तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध, जिसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। एक आएगा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का मतलब है आंशिक क्रम संबंध, आंशिक क्रम संबंध, पार्शियल मतलब आंशिक, ऑर्डर मतलब क्रम, आंशिक क्रम संबंध। और फिर पढ़ेंगे कंप्लीट ऑर्डर रिलेशन, जिसे कहते हैं पूर्ण क्रम संबंध, पूर्ण क्रम संबंध। तो ये वो सारे टॉपिक है जो आप रिलेशन में और सेट्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें हम कंटिन्यू चलाएँगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो पढ़ना कैसे है आप लोगों को, पहले वो समझ लीजिए। आप लोग पहले डिटेल वाले जो थ्योरी लेक्चर है, उन पे जाइए। जो डिटेल वाले थ्योरी लेक्चर जैसे आप खोलेंगे, तो आपको सेट्स एंड रिलेशन के डिटेल थ्योरी लेक्चर मिलेंगे, जिसमें 2 लेक्चर होंगे। उसमें मैंने सेट्स और रिलेशन पढ़ाया हुआ है, थ्योरी पढ़ाई हुई है, वो आपको सारी पढ़नी है। वो पढ़ने के बाद में फिर उसके बाद में प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस की लाइव क्लासेस होंगी।
फिर आप उनको देखना शुरू करिए, उनको कंटिन्यू देखिए, एक दिन में मत देखना, आज नहीं कि आज बता दिया तो बस आज ही खत्म करनी है, नहीं। आज पहले तो डिटेल थ्योरी जो है उसको शुरू करिए, डिटेल थ्योरी देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट मुझे समय दो। तो देखो पहले समझ लो उसको। नहीं, जेडएफसी ये आपके कोर्स की चीज़ नहीं है, उस पर फिर अलग से कभी बात करेंगे। अभी फिलहाल जेडएफसी के बारे में ज़्यादा आप ना जानिए, अभी तो जितना बेसिक था एक उतना मैंने आप लोगों को बता दिया। आज जो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका कोर्स है, कोर्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, कोर्स के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट आपको सीनियर सेकेंडरी वाला जो पार्ट है, सेकेंडरी आ गया, सेकेंडरी के बाद में सीनियर सेकेंडरी आ गया। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में सेट्स एंड रिलेशन का आपको मिल जाएगा, जैसे ये मिल गया सेट्स एंड रिलेशन, है ना। इस पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद अंदर आएंगे तो ये देखिए डिटेल थ्योरी एंड प्रैक्टिस, इस पे क्लिक करिए और फिर ये आपके सेट्स के रहे, ये थ्योरी के लेक्चर है, डिटेल थ्योरी वाले इन लेक्चर्स को आप देखिएगा, है ना। 2.5 घंटे का लेक्चर है, इसमें आपको टोटल थ्योरी जो है वो मिल जाएगी। लेक्चर को एक बार देखिएगा, धीरे धीरे देखिएगा, इस तरीके से देखिएगा जैसे पचे, है ना। ऐसे नहीं हो कि बस 2.5 घंटे का लेक्चर है, इसको मैं आधे घंटे में पूरा कर दूं, ऐसा ना। आपको पूरा टाइम नहीं है तो थोड़ा देख लें, थोड़ा कल देख लें, थोड़ा परसों देख लें, ऐसे कर सकते हैं आप। लेकिन इसको धीरे धीरे देखें, समझते हुए देखें। अगर आपको यहाँ से नोट्स बनाने हैं तो आप इससे बना लीजिएगा। अगर फिर भी मान लो आप में से कई जने ऐसे हैं जो चाहते हैं कि नोट्स बनाने ही है मुझे, तो आप लोग यहाँ से नोट्स बना सकते हैं, इससे आप देख लीजिएगा, इससे नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें जो भी पढ़ाया हुआ है उसकी मैंने शीट साथ में डाली हुई है, वो आपको यहाँ मिल जाएगी। देखिए ये रही, जो क्लास में पढ़ाया हुआ है उसकी शीट जो है ना वो यहाँ पे है। उस पर क्लिक करूंगा तो ये देखो, यही वो सब कुछ जो पढ़ाया हुआ है वो सारा है, दिख रहा है ये सारा आपको। तो मुझे लगता नहीं है कि नोट्स बनाने की कोई चीज़ है। अब इन्हीं चीज़ों को आप अपनी कॉपी में बनाएंगे तो मुझे लग रहा है टाइम वेस्ट होगा। अब ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई है, अब इसी चीज़ को आप अपनी कॉपी में बनाओगे तो देख लो अपने हिसाब से, आपकी मर्जी है। बाकी ये नोट्स बने पड़े हैं, क्यों टाइम वेस्ट करें, इन्हीं को समझ लें तो ज़्यादा ठीक है। और फिर दूसरा क्या, वीडियो में यही पढ़ाया हुआ है, यही बने हुए हैं तो दोनों सेम हो जाएंगे, वरना आपकी कॉपी में कुछ और लिखा हुआ होगा, वीडियो में कुछ और चल रहा होगा, वो कन्फ्यूज़न और होगा। तो ये सारा आपको यहाँ मिल जाएगा। तो आप इसको देखिए, इसको देखने के बाद में फिर आप लोग जो है वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिएगा। अभी भी अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है जिसका सेट सर ये बेसिक बहुत कमज़ोर है, तो वो एनसीईआरटी वाले वीडियो में चले जाइएगा, एनसीईआरटी वाले देख लीजिएगा, तो उससे क्लियर हो जाएगा। ये रिलेशन वाले, रिलेशन की थ्योरी लेक्चर है, फिर इनको देख लीजिएगा। पहले सेट्स देखिए अभी तो, फिर बाद में जब रिलेशन स्टार्ट करें तो रिलेशन वाले देख लीजिएगा। ये होने के बाद इसके बाद में आपको प्रैक्टिस वाली क्लासेस है, इन क्लासेस पे आ जाइए, यहाँ पे वीडियो है ये वाले प्रैक्टिस वाले, इनको देख लेना। और जो हमारी ये लाइव क्लासेस चलती है वो देख लेना। तो आपके पास देखने के लिए बहुत सारे वीडियो हो जाएंगे ऑलरेडी ना, आपके पास देखने के लिए बहुत सारे हो जाएंगे, क्योंकि एक तो आपको वहां से देखने हैं। फिर अगर उसमें भी आपको लगे कि आप सेट रिलेशन जब पढ़ें और आपको लगे कि नहीं ये थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है, थोड़ा और बारीक होना चाहिए था थ्योरी को, तो फिर आप एनसीईआरटी वाले देख लेना, वहाँ पे आपको एनसीईआरटी वाले मिल जाएंगे। आज थोड़ा सा कोर्स चेंज होगा आपका, आज जो है ना नया सिस्टम मिल जाएगा आपको, नया सिस्टम होने वाला है आज, ठीक है। तो वो आपको मिल जाएगा, तो उसमें 2 कोर्सेज हो जाएंगे, फाउंडेशन कोर्स और कंपटीशन कोर्स। तो फाउंडेशन कोर्स में आपको एनसीईआरटी, आरबीएससी, एसआरसीएनी ये मिल जाएगी। तो जैसे आप उसको खोलेंगे उसके अंदर भी सारे टॉपिक के फोल्डर बने हुए हैं, सेट सिलेक्शन वाले फोल्डर पे जाएंगे, जाते ही वहाँ पे एनसीईआरटी के वीडियो देख लीजिए। अगर आपको ये वाले जो थ्योरी लेक्चर है थोड़े टफ लगे या समझने में दिक्कत आए तो आप एनसीईआरटी देखिए, वो एकदम बारीकी से, फिर आप वहाँ से एनसीईआरटी देख लें, आरबीएससी देख लें, एसआरसीएनी पढ़ लें, और फिर इन पे कंपटीशन वाले जो ये वीडियो है इन पे आ जाना। आपको जैसा, जैसे मैंने कहा कि आपकी जो कमी रही हुई है उसके हिसाब से आपको खुद तय करना है। मैंने अपना कंटेंट दे दिया है, अब आपको तय करना है कि कितना आपको पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि मुझे एनसीईआरटी आती है तो मत पढ़िए, बिल्कुल मत पढ़िए। अगर आप कहते हैं नहीं मुझे तो ये इस लेवल का तो सारा आता है, मुझे तो सीधा कंपटीशन पे ही जाना है,
तो आप कंपटीशन पे आ जाइए। लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करिएगा कि आप कंपटीशन आपका जो है बेसिक कमज़ोर हो और आप सीधा ही कंपटीशन से ही बस हाथ शुरू कर दें, ऐसा ना करें। अपने हिसाब से जाइए, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद से ही करना है। अगर आपकी कमी लग रही है तो आप वहाँ से जाइए, एनसीईआरटी से जाइए, एनसीईआरटी पढ़िए और कोई बात नहीं, अगर आप थ्योरी पढ़े, पहली बार कंपटीशन वाला पढ़ के देख लें, लगे कि सब ठीक चल रहा है तो बढ़िया है, कुछ कमी लगे तो आप एनसीईआरटी पे चले जाइएगा। तो आपको खुद से पहचान करनी है कि कमी कहाँ है, क्योंकि कोई और दूर नहीं कर सकता उस कमी को, वो दूर आपको ही करनी होगी। तो चीज़ें पड़ी है, जाइए ठीक करिए। हाँ, पढ़ना तो पड़ेगा ही। सिर्फ लाइव क्लास से काम नहीं चल सकता कि आप यहाँ सोचेंगे सिर्फ लाइव क्लास से काम चल जाएगा, नहीं। जो कमी है वो वहाँ से दूर करनी पड़ेगी। अब मान लो आपकी एकदम ही बेसिक की कमज़ोर है, तो फिर आपको एनसीईआरटी देखना चाहिए। फिर आपको यहाँ पे भी होगा सारी चीज़ें, ऐसा नहीं यहाँ नहीं होगा, यहाँ सब कुछ होगा, लेकिन यहाँ कंपटीशन लेवल पे होगा। यहाँ जो लेवल आएगा वो कंपटीशन का आएगा और अगर आपको उससे कम लेवल का चाहिए, बेसिक का चाहिए एकदम, तो आपको एनसीईआरटी वाले देख लो। ठीक है ना? तो आप लोग वहाँ से वो लोग देख सकते हैं। क्लियर है? तो वो देखो एनसीईआरटी वाले, बहुत मज़ा आएगा और मैं तो सबको ही कहता हूँ, सब कुछ देखो। ऐसे करो भी मत कि ये नहीं पढ़ूँगा, वो नहीं देखूँगा। जल्दी से देख लो, फटाफट देख लो, निकलो, क्योंकि हर चीज़ में कुछ ना कुछ आपको अच्छा मिलेगा। आप देखो एक बार एनसीईआरटी की वीडियो, मज़ा आएगा आपको। रियल में मज़ा आएगा क्योंकि बड़े दिल से बनाए हुए हैं, बड़ा दिल से पढ़ाया हुआ है। जाके देखो, मज़ा आएगा। देखो सारे ही चीज़ें। ज़्यादा स्पीड से देख लो, कुछ चीज़ें आपको आती है उसको स्किप कर दो। अब आजकल ऑनलाइन का टाइम है तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। जो पसंद नहीं है उसको आगे बढ़ा दो। जल्दी से देख लो, ऐसे भी कर सकते हो आप। तो वीडियो वैसे निकालो, लेकिन एक-एक बार गुज़रना चाहिए आपको, ताकि जो भी टॉपिक हो वो बहुत अच्छे से क्लियर हो। सिर्फ़ टॉपिकों की गिनती ना बढ़ाएँ, टॉपिकों को अच्छे से करें, ये ज़रूरी है। ठीक है? तो अब कोई सवाल और पूछना है आप लोगों को? कोई और चीज़ आप जानना चाहते हैं? हाँ, आज शाम को 4:30 बजे हमारी ग्रुप थ्योरी की क्लास और स्टार्ट हो जाएगी। ग्रुप थ्योरी जो है ना, वो और स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, जिसको कुछ पूछना है वो टाइप कर दे, क्वेश्चन टाइप कर दे, फिर मैं आपके जवाब दे दूँगा, जो भी आप जानना चाहते हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं। और वैसे भी देखिए सारे सवाल मत भी पूछिए, मैं तो अभी आपसे कह रहा हूँ बस चलने दीजिए, 2-4 दिन में सब समझ में आ जाएगा आपको, है ना? जब जो नई-नई चीज़ें होती है ना तो एक बार परेशान करती है, अभी आएँगे धीरे-धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा, डेली क्लास में आइए बस। आपको सिर्फ़ एक ही चीज़ मुश्किल होने वाली है जो मैं हमेशा कहता हूँ, वो है नियमितता, बस वही आप लोगों को परेशान करेगी। वही परेशान आपको करेगी, वो 2 दिन, 5 दिन, कोई 10 दिन, कोई 15 दिन में इर्रेगुलर हो जाएगा, वही एक परेशानी है। अगर आप रेगुलर रह गए, ढाई महीने आप रेगुलर रह गए, है ना? अगर आप ढाई महीने, 3 महीने रेगुलर रह गए, तो आप कमाल कर जाएँगे, है ना? तो कुछ समझने की ज़्यादा दिक्कत नहीं है, स आपको सब धीरे-धीरे जो चीज़ें आप चलिए तो सही अभी और पहले दिन यहाँ पे आएँगे ये सोचेंगे सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, तो नहीं आएगा। धीरे-धीरे चलने तो दो, आज की क्लास ली, ये समझ में आई, नहीं आई। आज की क्लास ली, ये समझ में आई, नहीं आई, अब कल की क्लास भी आएगी। लाइव क्लास होंगी आपकी डेली, आज तो 4:30 बजे की है वरना सुबह की रहेगी। सुबह 8, साढ़े 8 का आपका क्लास का टाइम रहेगा। 8 साढ़े 8 का आपका टाइम रहेगा। आपको किसी किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सुनीता, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है, किसी किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग जितना मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आप उतना भी प्रॉपरली पढ़ पाएँ, ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। आप टॉपर्स में आ जाएँगे, जितना मैंने पढ़ाया अगर आप उतना भी पढ़ लोगे ना तो आप टॉपर्स में हो। सिलेक्शन छोड़िए, टॉपर्स की बात कर रहा हूँ मैं। सिलेक्शन नहीं, टॉपर्स की बात कर रहा हूँ। अभी देखिए, शुरू तो होने दीजिए और नहीं है तो शुरू हुई पड़ी है, उन्हें देखिए। उन्हें देखिए, एक टॉपिक पे जितने मैं सवाल कराऊँगा, जितने टोटल मैं सवाल कराऊँगा, उसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा हमारी क्लासेस होती है, क्योंकि जो एक टॉपिक होगा अभी चलने दीजिए, अभी आप तो आज पहला दिन ही है ना पढ़ने का, तो धीरे-धीरे एक बार हमारा जो पढ़ने का तरीका है वो बहुत स्लो है। आराम से चीज़ों को समझते हुए, जानते हुए, पहचानते हुए फिर बढ़ेंगे। लेकिन सवाल बहुत करेंगे हम लोग, बहुत सवाल करेंगे। अभी आप जाके देखेंगे तो शायद एनसीईआरटी कराई हुई है, 150 सवाल वहाँ हैं। आरबीएससी है, किताब-किताब मत खेलिए। ऐसे मत कीजिए कि एररलेस ले आऊँ, क्या गारंटी है एररलेस से आएँगे? एसआर सैनी से पेपर आ गया तो, कल एसआर सैनी एररलेस को छोड़ के अरिहंत से आ गया तो, आप अरिहंत निकाल के बैठ जाएँगे, कल एस चाँद पब्लिकेशन की किताब से आ जाएगा, तो किताबें-किताबें मत खेलिए, कंसेप्ट खेलिए। एक बार कंसेप्ट आपके अच्छे हो गए, तो आपके सारे दुःख खत्म हो जाएँगे। कंसेप्ट ठीक नहीं होंगे, तो फिर किताबें-किताबें आप खेल भी नहीं पाएँगे, क्योंकि 12th की पूरे भारत में हज़ारों किताबें आती हैं और पेपर बनाने वाला कहीं भी जा सकता है ना? वो आज आपका जो कोर्स है वो चेंज हो जाएगा, तब आपको मिल जाएगा, दोपहर तक सारा चेंज हो जाएगा आपका शायद आज। तो आपको नया मिल जाएगा, उसमें फाउंडेशन कोर्स और कॉम्पिटिशन कोर्स के 2 पार्ट्स बन जाएँगे, फिर आप उसको पढ़ लेना।
बाकी मैं आपको समझाता रहूँगा, थोड़ा-सा धैर्य रखिए, थोड़ा-सा समय दीजिए। एक दिन में ही सारी चीज़ें नहीं हो जाती। आप जिस दिन कार चलाना सीखते हैं, एक दिन में आप कार चलाना नहीं सीखते। डेली आप बैठते हैं, एक दिन आप बैठना ही सीखते हैं, एक दिन आप स्टीयरिंग ही समझते हैं कि ये स्टीयरिंग है। बस चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। समय दो थोड़ा-सा, पहले दिन से ये चिंता चिंता ज़्यादा ना करो, क्योंकि जो ज़्यादा चिंता करता है ना, मुझे फिर डर लगने लग जाता है। मुझे लगता है ज़्यादा शुरुआत में जो ज़्यादा बढ़-चढ़ के आता है ना, वो फिर टिक पाना मुश्किल हो जाता है उसका, फिर वो टिकता कम है। जो शुरू में शांत होता है, हाँ, वो ठीक है, प्रक्रिया को समय देता है, प्रोसेस को टाइम देता है, लगता है ये टिकेगा। और जो आते ही बस पटाखे फोड़ने लग जाता है ना, ये कहाँ है यार, वो कहाँ है, तो फिर उसका पक्का हो जाता है कि ये बंदा ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा ना। जो बच्चा ला रहा है, बैग आ रहा है, वो कवर चढ़ा रहा है, बैग को अच्छे से पैक कर रहा है, किताबें खूब सारी डाल रहा है, तो समझ जाओ कि ये बच्चा 10 दिन ही स्कूल जाएगा या 10-15 दिन ही स्कूल जाएगा, ये ज़्यादा दिन स्कूल नहीं जाएगा। क्योंकि इतना वो ना, इतना बहाव में बहना फिर वो तय कर देता है कि आगे क्या होने वाला है। तो इसलिए आप शांत रहिए, धीरे-धीरे पढ़िए, सब आ जाएगा आपको। बस आप तो प्रॉपर क्लासेस लीजिए, हमारे साथ आइए, टाइम पे जुड़िए, है ना? चलिए, आज ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे, ग्रुप थ्योरी को शुरू करेंगे, बहुत मज़ा आएगा ग्रुप थ्योरी में भी, ठीक है? चलो, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में।